नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि अपन बात करें, चले CHO हो गया, DMER हो गया, HSSC हो गया, ESIC हो गया, DSSB हो गया, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। हर टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आए जाएंगे बेटा इस चैनल के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आज अपन ज़्यादा डिले न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा। ऑल आर द साइनसिस बिलोंग टू द पैरानेजल साइनसिस एक्सेप्ट। सभी के सभी साइनसिस होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं किसी पैरानेजल साइनसिस से, किसी एक को छोड़कर। मेरा आंसर देने से पहले सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा बेटा। सबसे पहला ऑप्शन है मैक्सिलरी, सेकंड वन है इथेमोइड, थर्ड वन है स्पिनोइड और फोर्थ वन है मेस्टोइड। अगर मैं बात करें, चलो बेटा, सबसे पहले अगर अपने को पता होना चाहिए सर साइनसिस होते क्या हैं। साइनसिस का मीन्स होता है बेटा होलो कैविटी। और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया जो पैरानेजल है, पैरानेजल के अंदर कितनी होलो कैविटी होती है, तो नंबर में होती है 4 बेटा। और सर कौन कौन सी होती हैं हमेशा याद रखिएगा बेटा। एक तो होती है अपनी, अगर मैं बात करके चलूँ, सबसे पहले फ्रंटल पैरानेजल साइनस, एक होता है इथेमोइड, एक होता है मैक्सिलरी, एक होता है स्पिनोइड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चलो सर फ्रंटल कहां पर होता है, फ्रंटल होता है बेटा अबव द लेवल ऑफ आई इनटू द फ्रंटल बोन। सेकंड वन, अगर इथेमोइड पैरानेजल साइनस की बात करें, चलो बेटा ये होता है एट द लेवल ऑफ आई। अगर मैं मैक्सिलरी पैरानेजल साइनस की बात करें, चलो बेटा ये होता है एट द लेवल ऑफ ए। अगर बात करें चले नियर टू द आउटवर्ड नोस्ट्रिल्स, जो अपने दोनों आउटवर्ड नोस्ट्रिल होते हैं, इसके पास में कौन पाया जाता है, कौन सा साइनस पाया जाता है, मैक्सिलरी साइनस। नेक्स्ट वन बेटा स्पिनोइड साइनस की अगर मैं बात करें, चलो ये होता है एट द लेवल ऑफ आई बट डीप इनटू स्कल। बेटा लेवल पे तो होता आई के, लेकिन स्कल के डीप में पाया जाता है कौन सा साइनस है बेटा, स्पिनोइड साइनस। अब देखिएगा अपना क्वेश्चन, अपन ने चारों साइनस को अच्छे से जाना है, तो अपना कौन सा नहीं है इसके अंदर पूछा गया है, तो अपन ने क्या देना बेटा, आंसर देना है। देखिएगा मैक्सिलरी होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, अपन ने बात की। इथेमोइड भी होता है सर, स्पिनोइड भी होता है, और कौन सा नहीं होता बेटा, मेस्टोइड नहीं होता। तो अपना आंसर क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन फोर्थ क्या जाएगा, अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है द लैरिंग्स इज क्लोज ड्यूरिंग स्वेलोइंग बाय। देखिएगा बेटा जो लैरिंग्स को क्लोज किया जाता है, किसके द्वारा क्लोज किया जाता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। जब अपन किसी भी खाना वगैरह है, पानी वगैरह पीते हैं, उसको गटकते हैं, तो उस टाइम पर लैरिंग्स को क्लोज किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए वोकल कॉर्ड, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस, ऑप्शन सी क्रिकोइड कार्टिलेज, ऑप्शन 4 है बेटा थायराइड कार्टिलेज। सबसे पहले अगर मैं बात करके, चलो बेटा थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा डीप में जाने की बात की जाए, तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को बेटा 9 कार्टिलेज मिलकर जो लैरिंज की वॉल है उसका फॉर्मेशन करते हैं। सर ये कैसे होते हैं बेटा, 3 तो किसी में होते हैं, सिंगल होते हैं बेटा, और 3 कैसे होते हैं बेटा, पेयर के अंदर होते हैं। अगर अपन बात करके चलें सर सिंगल वाले कौन से होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा CET के नाम से। किस नाम से बेटा, CET के नाम से याद रखने कोशिश कीजिएगा। क्रिकोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज। अगर मैं बात करके चलो बेटा सिंगल वालों की बात, सिंगल वाले हो गए बेटा। अगर मैं पेयर वालों की बात करके चलो, सारे पेयर वाले होते हैं बेटा, एक तो आर्टिनोइड कार्टिलेज होता है, एक कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होता है, एक होता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। हमेशा याद रखिएगा जो सिंगल कार्टिलेज होते हैं सर, सिंगल कार्टिलेज बेटा कैसे होंगे, सिंगल कार्टिलेज साइज में लार्ज होंगे, और पेयर कार्टिलेज हमेशा याद रखना बेटा साइज में स्मॉल होंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करके चलूँ, थोड़ा सा और डीपली बात करके चले बेटा, थायराइड कार्टिलेज की जो शेप होती है ट्राइंगुलर शेप होती है, केवल और केवल एंटीरियर और लेटरल वॉल को बनाने में सहायक होता है। जो इसकी एंटीरियर वॉल होती है प्रोट्रूज हो जाती है, धस जाती है किसके अंदर, थ्रोट के अंदर, और एक एप्पल का फॉर्मेशन करती है, जिसे बेटा बड़े प्यार से बोलते हैं एडम एप्पल्स या लैरिंजियल प्रोमिनेंस भी बोला जाता है, जो कि मेल के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होती है किसके कंपैरिजन में, फीमेल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके चलो बेटा अपना सेकेंड वन, एपिग्लोटिस जो कार्टिलेज होता है, एपिग्लोटिस की शेप लीफ शेप की होती है, सभी को पता होगा जो लीफ शेप की होती है, जिसका एंटीरियर पोर्शन सुपीरियर पोर्शन होता है, वो किसी भी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ नहीं होता, फ्रीली मूवमेंट करता रहता है। लेकिन बेटा जो इसका इंफीरियर स्ट्रक्चर होगा वो अपना हमेशा याद रखना अपना जुड़ा होता है ट्रैकिया के साथ, अपन और हायोइड बोन के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करें क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज की शेप बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, सेगनेट शेप की होती है। इसका केवल अगर मैं बात करके चलूं बेटा कार्टिलेज के अंदर केवल और केवल एक ऐसा कार्टिलेज
कार्टिलेज होता है जो कि लैरिंक्स की चारों वॉल को बनाने में सहायक होता है, एंटीरियर को भी, पोस्टीरियर को भी और दोनों की दोनों लेटरल को। नेक्स्ट वन बेटा अपन पेयर के अंदर बात करके चले। सबसे पहले एटिनोइड कार्टिलेज जो होता है उसकी शेप होती है पिरामिड शेप पे, और इसकी सिचुएशन होती है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा कहां पर होता है सर, ये क्रिकोइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर और सुपीरियर पोर्शन के ऊपर सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करें कॉर्निकुलेट कार्टिलेज की शेप हमेशा याद रखिएगा बेटा हॉर्न शेप होती है, और ये सिचुएटेड होता है कहां पर होता है, हमेशा याद रखिएगा बेटा सुपीरियर या एंटीरियर ऑफ द एटिनोइड कार्टिलेज। और लास्ट वन होता है क्यूनिफॉर्म, और क्यूनिफॉर्म की शेप होती है वेज शेप पे। अब देखिएगा अगर मैं बात करके चलो बेटा, जब भी अपन कोई भी खाना खाते हैं या अपन ने फ्लूइड को क्या किया बेटा, एडमिनिस्टर किया है ओरल कैविटी के अंदर, और बेटा जो अपना फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स भी 3 प्रकार का होता है, और फेरिंग्स की अगर मैं बात करके चलूं जो ओरोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स बेटा अगर मैं बात करके चलूं ओरोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग के बात आता है लैरिंगोफेरिंग्स, जो लैरिंगोफेरिंग्स होता है वो अगर मैं बात करके चलूं बेटा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है एंड के ऊपर। कहां पर जाकर बेटा, एंड के ऊपर जाकर, एक तो बेटा एंटीरियरली तो कहां पर जाता है, हमेशा याद रखिएगा एंटीरियरली तो ओपन होगा अपना ट्रैक इसके अंदर लैरिंग्स के अंदर, और पोस्टीरियरली कहां पर जाएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा पोस्टीरियरली कहां पर जाएगा, पोस्टली जाएगा इसोफेगस के अंदर। तो अगर मैं बात करके चलूं कुछ भी अपन ने फूड वगैरह लिया है, फ्लूइड वगैरह लिया है, तो उसको लैरिंग्स के अंदर जाने से रोकने का काम कौन करता है, अपना एपिग्लोटिस करता है। राइट आंसर क्या जाएगा, एपिग्लोटिस जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अपना क्या रहने वाला है, रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड किया गया बेटा। रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज, रिमूव किया जाता है प्लूरल स्पेस से किसी भी टिश्यूज को, उसको क्या बोलते हैं। अरे ऑप्शन है बेटा आप लोगों के लिए, सर लंग्स बायोप्सी बोलते हैं क्या, ऑप्शन बी है बेटा प्लूरल बायोप्सी बोलते हैं क्या, ऑप्शन सी स्प्लीन बायोप्सी बोलते हैं या लीवर बायोप्सी बोलते हैं। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए बेटा जो लंग्स होते हैं, अपने जो फेफड़े होते हैं वो डबल सीरस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर अप होते हैं। और सर डबल सीरस मेम्ब्रेन के अंदर बेटा एक तो आउटर लेयर आती है, एक आती है सर इनर लेयर। आउटर लेयर को बेटा हमेशा बोलते हैं पैराइटल लेयर, और इनर लेयर को बोलते हैं बेटा विसरल लेयर। अगर मैं बात करके चलो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे अपन प्लूरल स्पेस बोलते हैं। कौन सा स्पेस बोलते हैं बेटा, जिसे अपन प्लूरल स्पेस बोल के चलते हैं। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर कुछ अमाउंट में लुब्रिकेटिंग फ्लूइड पाया जाता है जो कि दोनों लेयर्स को आपस में फ्रिक्शन होने से बचाता है। अगर अपन ने इसी प्लूरल स्पेस के अंदर से बेटा कोई भी टिश्यू को, जैसे कि बायोप्सी के लिए बेटा अपन एक सैंपल लेके चलते हैं, टुकड़ा लेके चलते हैं बेटा, अगर यहां से एक टिश्यू का टुकड़ा लिया है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा स्पेस अपन ने लिया है, तो उसे आंसर क्या जाएगा बेटा, बड़ा ही शानदार आंसर जाएगा प्लूरल बायोप्सी। क्या आंसर जाएगा बेटा, प्लूरल बायोप्सी। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज कॉल्ड एज। देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है, मे भी सभी बच्चों को आता होगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा बेटा। डेली आप लोगों के लिए वीडियो आएगी, हर टॉपिक से वीडियो आएगी जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक रहेगी आप लोगों के लिए। देखिएगा रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज कॉल्ड एज क्या बोला जाएगा, सर उसको लोबेक्टमी बोल देंगे क्या, अरे सर उसको सेगमेंटल रिसेक्शन बोल देंगे क्या, या न्यूमेक्टमी बोल देंगे, या वेज रिसेक्शन बोल देंगे। हमेशा याद रखिएगा बेटा अगर केवल और केवल किसी लंग्स का एक लोब को रिमूव किया जाता है तो उसको बोलते हैं लोबेक्टोमी। क्या बोलते हैं बेटा, लोबेक्टोमी बोल देते हैं। अगर मैं बात करके चलो पूरे के पूरे लंग्स को सर अगर रिमूव किया जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूमेक्टोमी। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेक्टोमी बोल के चला जाता है। तो हमेशा याद रखें अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है 3 क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए राइट लंग्स हैव मेनी लोब्स। राइट लंग्स के अंदर कितने लोब्स होते हैं। देखिएगा अपन बात करके चलते हैं बेटा, सबसे पहले थोड़ी सी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं लंग्स की। देखिएगा सबसे पहले लंग्स बेटा कौन, अगर मैं किस शेप के होते हैं, कौन शेप के होते हैं सर, और थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 लोब्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे अपन बोलते हैं मीडियोस्टिनल स्पेस बोल के चलते हैं। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके चलो बेटा 2 लंग्स होते हैं, एक तो राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग्स होता है सर। अगर मैं बात करें चलो बेटा लेफ्ट लंग्स के अंदर क्या होती है, कौन कैविटी पाई जाती है, कार्डियक नोच पाई जाती है जिसके अंदर हार्ट सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करें मीडियोस्पिनल स्पेस के अंदर बेटा, अगर मैं बात करके चलो बेटा क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है अगर मैं बात करके चलो बेटा
जो राइट लंग्स होते हैं, राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं सारे? 3 लोब होते हैं। और बेटा लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब्स होते हैं। 3 लोब्स कौन कौन सा होगा? सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। लेफ्ट के अंदर सुपीरियर और इंफीरियर लोब होता है। अगर मैं फीचर की बात करें, चलो बेटा राइट लंग्स के अंदर 2 फीचर होते हैं सारे। ऑब्लिक, अगर मैं बात करें कौन कौन सा होता है बेटा? ऑब्लिक और ट्रांसवर्स होता है। और उसके अंदर केवल और केवल लेफ्ट लंग्स के अंदर एक ही फीचर होता है। कौन सा होता है सर? ऑब्लिक होता है। अगर मैं बात करें चलो बेटा पीजीआई 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, राइट लंग्स के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं? तो राइट लंग्स के अंदर हमेशा याद रखेगा 10 सेगमेंट होते हैं। और लेफ्ट लंग्स के अंदर बेटा हमेशा याद रखेगा 8 सेगमेंट होते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, राइट लंग्स के अंदर कितने लोब होते हैं? तो अपन ने बात की बेटा राइट लंग्स के अंदर कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? ऑप्शन 3 अपना क्या चला जाएगा? राइट चला जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला अपना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई इज रेफर्ड एज। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई इज रेफर्ड एज। अगर डायलेशन हो जाए किसका? ब्रोंकाई का, वो भी कैसा हो जाए? एबनॉर्मल हो जाए, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं सर? ऑप्शन ए है एम्फाइसीमा बोलेंगे क्या? ऑप्शन बी है ब्रोंको एक्टेसिस बोलेंगे क्या सर? ऑप्शन सी है निमोनिया बोलेंगे क्या सर? ऑप्शन डी है ब्रोंकाइटिस बोलेंगे क्या? देखिएगा बेटा बड़ा ही प्यारा है। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूं। अगर मैं बात करें, चलो थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। सीओपीडी क्या होता है सर? सीओपीडी होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। इसके अंदर बेटा अगर मैं बात करके चलो 2 डिजीज कंडीशन पढ़ के चलते हैं। और 2 डिजीज कंडीशन के अंदर एक तो होता है एम्फाइसीमा, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। और बेटा अगर मैं बात करके चलो एब्नॉर्मल डायलेशन होना किसका बेटा? ब्रोंकाई का होना क्या बोला जाता है सर? एम्फाइसीमा बोला जाता है। और एम्फाइसीमा को बेटा पिंक पफर के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा एक एंजाइम होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जो कि लीवर को द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये बेटा एल्विलाई को, किसको बेटा? एल्विलाई को डैमेज होने से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। एल्विलाई को डैमेज करने का काम करते हैं प्रोटेज और इलास्टेज एंजाइम। कौन से एंजाइम बेटा? प्रोटेज और इलास्टेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम से बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। अगर मैं बात करके चलो किसी बंदे के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की कमी हो जाए तो प्रोटेज और इलास्टेज का लेवल बढ़ेगा। और प्रोटेज और इलास्टेज का लेवल बढ़ेगा तो प्रोटेज क्या करने का काम करेगा? कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिसके कारण डिक्रीज हो जाएगी परफ्यूजन रेट। और बेटा अगर इलास्टिसिटी की बात करके चले बेटा, ये क्या कर देगा? इलास्टिसिटी को कम कर देगा। इलास्टिसिटी अगर कम हो गई तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इलास्टिसिटी अगर कम हो गई बेटा तो क्या देखने को मिलेगा? एयर ट्रैप हो जाएगी किसके अंदर? ब्रोंकाई के अंदर। और ब्रोंकाई डायलेशन देखने को मिलेगा। इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? अपने को हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। हाइपर इन्फ्लेशन का मींस होगा जो लंग्स होगा हाइपर इन्फ्लाट होगा देखने को मिलेगा। सेकंड वन बेटा जो डायफ्राम होगा फ्लैट देखने को मिलेगा। और थर्ड वन बड़ा ही प्यारा है, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों इक्वल देखने को मिलेंगे, जिसके कारण एम्फाइसीमा के अंदर एक चेस्ट देखने को मिलती है, जिसे अपन बोलते हैं बैरल शेप चेस्ट। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? एब्नॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई इज रेफर्ड एज, किसको बोला जाएगा बेटा? अपना राइट आंसर जाएगा सर एम्फाइसीमा को बोल के चलेंगे। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। देखिएगा बेटा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल रहती है इंस्पायरेशन के लिए। ऑप्शन ए है डायलेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन बी है बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और ऑप्शन 4 है बेटा बोथ कॉन्ट्रैक्शन इंटरकोस्टल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए डायफ्राम। देखिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है सर? इंस्पायरेशन होता है बेटा अपने को एयर को कहां पर लेके जाना? लंग्स के अंदर लेके जाना। कहां से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से। अगर मैं बात करके चलो एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं बात करके चलो बेटा एक्टिव प्रोसेस होती है। और इंस्पायरेशन के लिए बेटा 2 मसल काम करती हैं। 2 मसल सर कौन कौन सी काम करते हैं? एक तो बेटा डायफ्राम काम करती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करती है। डायफ्राम बेटा हेल्प करती है 75% एयर को लंग्स के अंदर ले जाने के लिए, और 25% कौन काम करती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, पूरी की पूरी प्रोसेस में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक लो होता है बोइल्स लो। बोइल्स लो बोलता है बेटा अगर कोई क्लोज कैविटी और क्लोज कैविटी का साइज ज्यादा है और साइज ज्यादा है तो उसके अंदर प्रेशर होगा कम है। अगर मैं बात करके चलो बेटा ऐसे ही, अगर मैं बात करके चलो अगर कोई क्लोज कैविटी और क्लोज कैविटी का साइज बेटा कम है तो उसके अंदर प्रेशर होगा ज्यादा। अगर मैं बात करूं इंस्पायरेशन के लिए हमेशा याद रखना लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर मैं बात करें इंस्पायरेशन के अंदर बेटा सबसे पहले डायफ्राम को एक नर्व सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व, और जो फ्रेनिक नर्व वो निकलती है C3 C4 और C5 से। अगर मैं बात करें चलो जैसे ही बंदे ने इंस्पायरेशन करने की कोशिश की बेटा फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होगी, फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होती है
डायफ्राम को क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। डायफ्राम अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो डायफ्राम की बेटा 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। अगर 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो 1 to 3 mmHg प्रेशर क्या होता है, लंग्स के अंदर कम होता है, और लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है तो बेटा इंस्पायरेशन आसानी से की जा सकती है। अब देखिएगा बेटा सेकंड नंबर में बात करें, चलो बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सर कैसे काम करती हैं। देखिएगा बेटा जब भी इंस्पायरेशन करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो बेटा बड़ा भी प्यारा है, क्या होगा, अपना जो रिब केज है उसकी आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होगी, जिसके कारण बेटा जो अपना लंग्स है वर्टिकली क्या होगा, इस साइज में इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो साथ के साथ एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर है ये भी बड़े हुए देखने को मिलेंगे, जिससे बेटा आसानी से पर्सन क्या कर सकता है, इंस्पायरेशन कर सकता है। अब देखिएगा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। अगर सर फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होगा। अगर कोई भी बंदा फोर्सफुल इंस्पायरेशन करता है तो क्या देखने को मिलेगा, अपनी जो 3 एक्सेसरी मसल्स काम करती हैं सर कौन कौन सी, एक तो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल, एक बेटा पेक्टोरलिस मसल और एक स्केलेनी मसल। अगर मैं बात करें चलो बेटा जो अपनी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है बेटा ये क्या काम करेगी, ये काम करती है बेटा स्टर्नम की अपवर्ड मूवमेंट करवाती है, और जो अपनी स्केलेनी मसल है बेटा रिब की फर्स्ट और सेकंड जो रिब है उसकी अपवर्ड मूवमेंट कराती है, और अपनी जो पेक्टोरलिस है बेटा 3, 4 और 5th रिब्स की अपवर्ड मूवमेंट कराने का कार्य करती है। अगर मैं बात करके चलो बेटा ये सारी की सारी क्या करती हैं, फोर्सफुली इंस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, और फोर्सफुली इंस्पायरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो डायफ्राम होगा उसकी मूवमेंट होगी डाउनवर्ड, और कितनी होगी बेटा 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर डायफ्राम की मूवमेंट होगी तो हमेशा याद रखिएगा 100 to 120 mm ऑफ Hg प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो 2 to 3 लीटर एयर को इंस्पायर कर सकता है, लंग्स के अंदर लेके जा सकता है पर्सन। तो अपना क्वेश्चन क्या था बेटा, अपना क्वेश्चन था विच कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। मैंने पूरी का पूरा टॉपिक आपको इंस्पायरेशन समझाने की कोशिश की है। तो मैंने बोला बेटा एक तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर, और एक कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए डायफ्राम के अंदर। तो अपना ऑप्शन 4 देखिएगा, ऑप्शन 4 दिया गया है बोथ कॉन्ट्रैक्शन इंटरकोस्टल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए डायफ्राम। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन 4 अपना क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट वन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, मेन मसल ऑफ इंस्पायरेशन इज, बेटा अभी अभी बात की मेन मसल फॉर इंस्पायरेशन इज, मेन मसल कौन सी रहेगी इंस्पायरेशन के लिए, ऑप्शन ए है डायफ्राम, ऑप्शन बी है रेक्टस एब्डोमिनस, ऑप्शन सी है बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और ऑप्शन 4 है स्केलेनिस एंटीरियर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। मैंने बताया बेटा इंस्पायरेशन के लिए सर 2 मसल काम करती हैं, 2 के अंदर सर एक तो डायफ्राम बताया आपने, एक बताया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बताया। अगर मैं डायफ्राम की बात करूं तो बेटा 75% कितने परसेंट बेटा 75% है, और 25% कौन बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करती है। तो हमेशा याद रखिएगा मेन मसल कौन सी होगी बेटा, डायफ्राम रहेगी, मेन मसल कौन सी रहेगी, डायफ्राम। अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, डायफ्राम जाएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूं बेटा, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी।